हिंदुस्तान में मुगल सत्ता के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के संबंध में जानकारी देते हुए लिखा गया है कि हिंदुस्तान में एक आकर्षण नहीं है। हिंदुस्तान के लोग सुंदर नहीं दिखते, यहां के लोग सभ्य नहीं है, यहां के लोगों में तहजीब नहीं है, ना ही यहां के लोगों में बुद्धि है, ना ही योग्यता है। यहां के जो किसान और निम्न श्रेणी के जो लोग हैं वो नंगे घूमते हैं, ना ही यहां पर बाजारों में अच्छा भोजन मिलता है, ना अच्छी रोटी मिलती है, ना यहां पर अंगूर हैं, ना यहां पर खरबूजे हैं जिनको मस्क मेलन कहा जाता है, ना अच्छी किस्म के घोड़े हैं, ना अच्छी किस्म के यहां पर कुत्ते हैं, ना यहां पर गर्म पानी के बाथ हैं जिनको हम्माम कहा जाता है, ना यहां पर बर्फ है, ना यहां पर ठंडा पानी है, ना यहां पर अच्छे स्कूल्स हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के संबंध में क्या लिखा है। जब उसने पहली बार हिंदुस्तान में हाथी देखा, यहां मोर देखा, यहां पर आम खाया, उसके संबंध में भी लिखा है, यहां की जलवायु के संबंध में भी लिखा है, और यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और यहां अपार संपदा है, यहां पर सोना और चांदी बहुत है। तो शायद यही एक रीजन रहा होगा जिसने हमेशा सदियों से विदेशी आक्रांताओं को हिंदुस्तान की ओर आकर्षित किया है। खैर, इस वीडियो में हम बाबर के द्वारा बाबरनामा में हिंदुस्तान के संबंध में जो जानकारी दी गई है उस पर बात करेंगे, और यह भी बात करेंगे कि बाबर के आखिर हिंदुस्तान के लोगों के संबंध में इस प्रकार के विचार क्यों थे। शायद हो सकता है कि बाबर का शासनकाल अगर थोड़ा और लंबा होता तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को जानने और समझने के लिए और ज्यादा समय मिलता, तो बाबर के विचार शायद पहले से भिन्न होते। खैर, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। विषय को आगे बढ़ाने से पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और उसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा बाबरनामा का एक छोटा सा सामान्य परिचय ले लेते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुस्तान में मुगल सत्ता का संस्थापक था, जिसका शासनकाल छोटा सा रहा, सन 1526 से और 1530 ईस्वी तक का। सन 1530 में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई थी। बाबर का जीवन काल लगभग 47-48 वर्षों का रहा, और इन 47-48 वर्षों में से बाबर ने अपने जीवन काल के लगभग 18 वर्ष की घटनाओं का वर्णन किया है एक किताब में, जिसको बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। यह बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी, स्वयं बाबर ने इसको लिखा था। बाबर ने इसको मूल तुर्की भाषा में लिखा था, जिसको चगताई तुर्की भाषा कहा जाता था, और यह बाबर की मातृभाषा थी। लेकिन बाद में इस किताब को अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किया गया। मुगल शासनकाल के दौरान ही इसको 4 बार फारसी भाषा में अनुवाद किया गया इस किताब का। और हमारा जो सोर्स है वो बाबर के द्वारा लिखी गई किताब बाबरनामा ही है, लेकिन उसका इंग्लिश वर्जन हमारा सोर्स है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मुगल शासनकाल के दौरान बाबर के द्वारा लिखी गई मूल जो तुर्की भाषा की किताब थी, उसको 4 बार फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। सबसे पहले हुमायूं ने इसको अनुवादित किया। हुमायूं के शासनकाल में पायंदा हसन और जैना खां के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फिर मुगल शासक अकबर के शासनकाल के दौरान इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, और फिर शाहजहां ने इसको अपने शासनकाल में अनुवादित कराया एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम था मीर अबू तलिब तुरुबाती। ये एक ही व्यक्ति हैं, 4 नहीं है, मीर अबू तलिब तुरुबाती। बाद में इस किताब को और अलग अलग विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित किया गया, फ्रेंच भाषा में भी, इंग्लिश भाषा में भी, अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य जो किताब है, जो ठीक समझी जाती है, वो बेवरिज के द्वारा जो अनुवादित किताब है वो, और वही किताब हमारे पास में है। और मैं अपनी इस वीडियो में जितनी भी बात करने वाला हूं वो बेवरिज के द्वारा तुर्की भाषा से जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है उसी किताब के आधार पर बात करूंगा। और वो सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, क्योंकि उसमें बाबर ने जो जैसा लिखा है उसको उसी रूप में, उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया गया है बेवरिज के द्वारा। ठीक है, तो अब बाबर क्या लिखता है। देखो, इस किताब में लिखने की शुरुआत बाबर के द्वारा इन शब्दों के साथ में होती है
कि 899 वर्ष में, मतलब जो इस्लाम में जो वर्ष चलता है उस वर्ष की बात हो रही है। 899 वर्ष में रमजान माह में 12 की आयु में फरगाना का शासक बना बाबर, ऐसा लिखता है। फरगाना जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में आता है। फरगाना का शासक जब बाबर बना तो बाबर की आयु मात्र 12 वर्ष थी। फरगाना में ही बाबर का जन्म हुआ था और फरगाना के जो शासक थे वो बाबर के पिता थे। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर स्वयं वहां का शासक बना था। खैर, हमारा विषय तो हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान के संबंध में बाबर ने क्या लिखा, तो हम उस ओर चलते हैं और सीधे बात करेंगे कि जब बाबर हिंदुस्तान आया इसने यहां पर क्या क्या देखा और उसके संबंध में क्या लिखा, उस विषय पर बाबर लिखता है हिंदुस्तान के संबंध में कि सिंधु नदी को पार करने के बाद सब कुछ हिंदुस्तान है। मतलब जब आप सिंधु नदी को पार कर लेते हो तो पेड़, पत्थर, पहाड़, यहां की जनजाति, यहां के लोगों के रीति रिवाज, यहां का देश, सब कुछ हिंदुस्तान है। बाबर लिखता है हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहां बहुत सारे लोग हैं, यहां बहुत सारे कारीगर हैं। हिंदुस्तान तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हम ये जानते हैं, बाबर ने भी ये बात लिखी है। ईस्ट से घिरा हुआ है, वेस्ट से घिरा हुआ है और साउथ से, मतलब पूर्व में भी इसके समुद्र है, दक्षिण में भी समुद्र है और पश्चिम में भी समुद्र है। बाबर ये लिखता है कि जब मैं यहां पर जीता, ये तो हम जानते हैं वो कब जीता था, 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को बाबर ने दिल्ली शासक के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो बाबर इसी के संबंध में लिखता है कि जब वो यहां पर जीता उस समय भारत पर 5 मुस्लिम शासकों का शासन था और इनके संबंध में बाबर पादशाह शब्द उपयोग करता है। वो क्या कहता है, यहां पर 5 मुसलमान पादशाहों का शासन था और इसके अतिरिक्त 2 काफिरों का शासन था। काफिर मतलब विधर्मी, मतलब जो हिंदू थे, जो गैर इस्लामिक थे वो विधर्मी, वो काफिर। तो 2 काफिर शासकों के बारे में भी बताता है और बाबर ये कहता है ये शासक मतलब 5 मुस्लिम और 2 काफिर, 2 विधर्मी, 2 हिंदू, ये जो शासक थे बहुत बड़े शासक थे और सम्माननीय शासक थे। इनकी बहुत बड़ी सेना थी और बहुत बड़ा क्षेत्र इनके पास में हुआ करता था। बाबर ये लिखता है, पहले 5 मुस्लिम शासकों के बारे में बताता है। कौन कौन से? एक तो बताता है कि दिल्ली पर अफगानों का अधिकार था। ये हम जानते हैं कि इब्राहिम लोदी अफगान था और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद ही दिल्ली पर बाबर का अधिकार हुआ था, फिर बाद में आगरा पर भी अधिकार हो गया था। तो बाबर लिखता है दिल्ली पर अफगान थे। गुजरात पर मुजफ्फर शाह का शासन था। हालांकि मुजफ्फर शाह की पानीपत के पहले युद्ध से कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बाबर लिखता है कि मालवा या मांडू, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र आता है, वहां पर महमूद खिलजी का शासन था। और बाबर यह भी लिखता है महमूद खिलजी के संबंध में कि यहां पर मेवाड़ का जो शासक था, जैसा बाबर लिखता है, मैं यहां वीडियो में हर कही हुई बात बाबर के द्वारा लिखे हुए शब्दों में ही करूंगा। तो जैसा बाबर लिखता है कि मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा था और उसने अपनी तलवार और साहस के दम पर अपना कद बहुत बढ़ा लिया था। महाराणा सांगा को काफिर लिखा है, विधर्मी लिखा है और यह बताया है कि महाराणा सांगा ने मांडू या मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर दिया था। थोड़ा मैं जानकारी आपको दे देता हूं। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी को गागरोन के युद्ध में पराजित किया था। गागरोन जो वर्तमान में राजस्थान के झालावाड़ में आता है, वहां पराजित करने के बाद महाराणा सांगा ने खिलजी को बंदी बना लिया था और फिर क्षमा याचना करने पर बाद में छोड़ दिया था। लेकिन मालवा या मांडू के बहुत सारे क्षेत्रों पर महाराणा सांगा ने अपना अधिकार कर लिया था और इन्हीं क्षेत्रों में से गागरोन और चंदेरी का जो क्षेत्र आता है, चंदेरी तो आता है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, और गागरोन जैसा मैं बता चुका राजस्थान के झालावाड़ जिले में आता है। वहां पर एक दुर्ग भी बना हुआ है जिसको जल दुर्ग कहा जाता है, जिसके चारों तरफ जल राशि है। आहू और काली सिंध नदियों के बीच में वो दुर्ग बना हुआ है। खैर, तो वहां का सूबेदार महाराणा सांगा ने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति मेदिनी राय को नियुक्त किया था। मेदिनी राय की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि अभी बाबर आगे मेदिनी राय के बारे में बताएगा। तो दिल्ली के बारे में बताया बाबर ने, गुजरात के बारे में बताया, मांडू या मालवा के बारे में बताया। इसके अलावा बाबर यह कहता है कि बंगाल पर नसरत शाह का शासन था और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी बताया। तो बाबर के अनुसार ये 5 मुस्लिम साम्राज्य थे, दिल्ली, गुजरात, मांडू या मालवा, बंगाल और इसके अतिरिक्त बहमनी। फिर बाबर ये लिखता है 2 जो काफिर साम्राज्य थे, जो काफिरों का जिस क्षेत्र पर अधिकार था, उसमें एक तो महाराणा सांगा के बारे में लिखा है। हम जानते हैं महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे
और महाराणा सांगा ने उस समय अपनी सत्ता इतनी विस्तारित कर ली थी कि उत्तर भारत में एक प्रकार से वो मुख्य धुरी हो गए थे। उत्तर भारत का सत्ता का जो केंद्र था वो मेवाड़ की ओर आकर टिक गया था। तो एक तो महाराणा सांगा थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य है उसके संबंध में बाबर ने लिखा है कि वो भी एक काफिर साम्राज्य था, जिसको बीजानगर बाबर लिखता है। उसी को विजयनगर भी कहा जाता है, उसी को विजयावल्ली भी कहा जाता है। और ये हम जानते हैं कि सन 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर के ही हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य को स्वतंत्र कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो ये बाबर लिखता है। आगे बाबर ये लिखता है कि 1528 ईस्वी में मैंने चंदेरी में तूफान मचाया और अल्लाह की कृपा से कुछ ही घंटों में मैंने चंदेरी को जीत लिया। चंदेरी जो मध्य प्रदेश में आता है। बाबर ये लिखता है कि चंदेरी पर सांगा के विश्वस्त व्यक्ति मेदिनी राय का अधिकार था। 1528 में महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। फिर बाबर ये लिखता है कि जब वहां चंदेरी को जीत लिया गया कुछ ही घंटों में, तो वहां जो विधर्मी थे, मतलब जो काफिर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। खैर, अब विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के संबंध में बाबर ने क्या नेगेटिव्स दिए हैं और हिंदुस्तान के संबंध में बाबर ने क्या अच्छी बातें लिखी हैं। और फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर बाबर के इस प्रकार से विचार क्यों थे। क्या बाबर ने जितना लिखा है वो सारा सही है या उसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। तो खैर, हिंदुस्तान के बारे में बाबर जैसा लिखता है मैं उसी रूप में आपको बोलने का प्रयास करूंगा। हालांकि एक शब्द हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, जिसकी कम ही गुंजाइश है, क्योंकि मैं किताब को देखे बिना बोलता हूं। तो अगर ऐसी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान में एक आकर्षण नहीं है। हिंदुस्तान में आकर्षण नहीं है, इसका मतलब यहां के लोगों में आकर्षण नहीं है। इसके बाद बाबर लिखता है कि यहां के लोग दिखने में सुंदर नहीं है, मतलब भद्दे हैं। ये सभ्य नहीं है, इनको तहजीब नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है, इनमें योग्यता नहीं है। यहां के जो किसान हैं और जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो नंगे घूमते हैं। इसके बाद बाबर ये लिखता है कि यहां बाजारों में ना तो अच्छा भोजन है, ना अच्छी रोटी है, ना अंगूर हैं अच्छे, ना यहां पर खरबूजे हैं, खरबूजे जिसको मस्क मेलन कहा जाता है। इसके अलावा ना यहां पर गर्म पानी के बाथ हैं जिसको हम्माम कहा जाता है, ना यहां पर बर्फ है, ना यहां पर ठंडा पानी है। तो जब कुछ भी नहीं है तो भारत में क्यों आए भैया। खैर, ये सारी बातें बाबर ने लिखी हैं। बाबर ये भी लिखता है ना यहां पर अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, ना यहां पर अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं। इसके बाद बाबर हिंदुस्तान के संबंध में कुछ और बातें लिखता है। बाबर ये कहता है हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे यहां पर लोग हैं और यहां पर सोने और चांदी की भरमार है। तो ये रीजन भी आपको समझ में आया होगा कि जब बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं तो बाबर हिंदुस्तान में क्यों आया, क्योंकि यहां बहुत सारा सोना चांदी है, मतलब बहुत सारा पैसा है। बाबर ये लिखता है कि यहां बहुत सारी संपदा है। संपदा मतलब कि यहां पेड़ पौधे हैं, यहां पर सोना चांदी है, यहां के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब यहां की संपदा ही तो हैं। तो यहां ये सारे पॉजिटिव्स हैं। बाबर एक जगह ये भी लिखता है, देखो उससे ये क्लियर होगा कि यहां बहुत सारा पैसा था। बाबर कहता है यहां पैसे के संबंध में लोगों की कैलकुलेशन जो उन्होंने बनाई हुई है वो गजब की है। वो किस प्रकार से काउंट करते हैं, वो 1 लाख बाबर ने बताया कि इतनी संपदा होती है, इतना पैसा होता है, उसको लोग ये 1 लाख बोलते हैं। फिर 100 लाख मिलते हैं, उसको 1 करोड़ बोलते हैं। इसी प्रकार से फिर 100 करोड़, फिर 1 अरब, फिर 100 अरब, फिर 1 खरब, फिर 100 खरब, और आगे इस तरीके से बाबर ने यहाँ के लोगों की पैसे के संबंध में जो कैलकुलेशन होती है वो बताई। और फिर ये लिखा है कि इस बात से ये स्पष्ट होता है कि भारत में पैसा बहुत है और यही वो रीजन था जिसकी वजह से भारत हमेशा से बाहर के आक्रांताओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। खैर, हम एक बार इस विषय पर बात करते हैं कि बाबर की भारत के लोगों के संबंध में जो सोच रही, जो विचार रहे, वो इतने नेगेटिव्स क्यों रहे। क्या भारत के लोगों के पास में योग्यता नहीं थी? क्या भारत में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी? क्या भारत के लोगों के पास में कौशल नहीं था, या फिर यहां पर ठंडा पानी नहीं था, या बर्फ नहीं थी, या खरबूजे नहीं थे, या अंगूर नहीं थे? क्या वास्तव में यहाँ के लोग नंगे घूमते थे? एक एक करके बात करते हैं। पहला बाबर ये लिखता है कि यहाँ निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, किसान हैं, वो नग्न होकर घूमते हैं। अगली ही लाइन में बाबर ये लिखता है, जो कि विरोधाभासी बात है, बाबर ये लिखता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक धोती नीचे लपेट कर रखते हैं जिसको लंगोट कहा जाता है।
तो अगर कोई व्यक्ति लंगोट लपेट कर घूम रहा है तो वो नग्न नहीं है। ये हमारा कल्चर रहा है और आज भी अगर आप गांव में जाओगे, राजस्थान के गांव में जाओगे, तो आज भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि शरीर पर जितना वस्त्र आवश्यक है वो उतना ही वस्त्र लपेटते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है वो बिना वस्त्र के आज भी गांव में होता है और नीचे केवल लंगोट लपेट ली जाती है, तो उसको नग्न नहीं कहा जाता। ये हमारा कल्चर रहा है। लेकिन अगर हम बाबर की नजर से देखें तो वहां बाबर जहां से आया वहां बहुत गर्मी पड़ती थी और वहां पूरे शरीर को ढककर रखना जरूरी था। अरब कंट्रीज में, अरब का जो क्षेत्र है, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, वहां अगर आप शरीर को नहीं ढकोगे तो वहां डिहाइड्रेशन होने का खतरा था। यही रीजन है कि सिर पर जो टोपी होती है वो टोपी भी इसीलिए लगाई जाती है कि आप धूप में निकल रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो धूप आप पर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो सकते हो, मृत्यु हो सकती है। लेकिन भारत की जो स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां, वातावरण की जो स्थितियां, वो मध्य एशिया की स्थितियों से अलग हैं। इसीलिए हो सकता है बाबर ने यहां के लोगों को अपने वहां के नजरिए से देखा और इस प्रकार की बातें लिखी। इसके अलावा बाबर ये लिखता है कि यहां अच्छे विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय यहां नहीं है, स्कूल्स नहीं है, मतलब शैक्षणिक संस्थान। तो इसका खंडन भी हो जाता है। हम ये जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया भर में किसी समय शिक्षा के एक प्रमुख केंद्रों में से एक हुआ करता था। और जब तुर्कों ने यहां आक्रमण किया तो बख्तियार खिलजी ने वहां जितना भी ज्ञान का भंडार था, उस मूर्ख ने उस पूरे ज्ञान के भंडार को आग लगा दी, फूंक कर रख दिया। नहीं तो सोचो, वो हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर था। अगर आज वो ज्ञान का भंडार हमारे पास में होता तो वो उससे पूरे संसार का, पूरे विश्व का भला हो सकता था। वहां ऐसा बताया जाता है कि जब उसको फूंका गया तो लाखों की संख्या में, कहीं 70 लाख देखने को मिलता है, कहीं 80 लाख की, लाखों की संख्या में वहां किताबें थी। और जब उसको फूंका गया तो कई महीनों तक आग धधकती रही। इतना वहां पर, इतना कागज था, मतलब इतना ज्ञान का भंडार वहां पर था। तो इस बात का खंडन भी हो जाता है। एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या बाबर ने जानबूझकर ये बातें झूठी लिखी? तो ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप इस नजरिए से भी देखिए कि बाबर को शासन करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। बाबर मात्र 1526 से 1530 ईस्वी तक हिंदुस्तान में शासन कर पाया और इसमें से भी 1526, 1527, 1528 इस समय तक वो युद्धों में ही उलझा रहा। तो अगर हम देखें तो 1529 और 30 का कुछ समय ही, लगभग साल, 1.5 साल का समय ही बाबर को मिला हिंदुस्तान को जानने के लिए, हिंदुस्तान को समझने के लिए। तो उस साल, 1.5 साल में बाबर यहां जितना देख पाया, जितना समझ पाया, उसको ही बाबर ने लिखा है। हो सकता था बाबर का शासनकाल अगर थोड़ा लंबा होता तो उसके विचार हिंदुस्तान के लोगों के संबंध में अलग होते, उसको यहां के सुसभ्य लोगों से मिलने का अवसर मिलता। और बाबर के ये विचार इस प्रकार से नहीं होते कि यहां के लोग सभ्य नहीं है। बाबर अगर कश्मीर में जाता, वहां देखता, तो उसके ये विचार इस प्रकार से भी नहीं होते कि यहां पर बर्फ नहीं है, यहां पर ठंडा पानी नहीं है। कश्मीर में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, बहुत सारी बर्फ है, बहुत सारा ठंडा पानी है। इसके अलावा बाबर ने पुर्तगालियों के संबंध में भी नहीं लिखा। उस समय तक भारत में पुर्तगाली आ चुके थे, तो बाबर ने पुर्तगालियों के संबंध में नहीं लिखा, ओडिशा के संबंध में नहीं लिखा, ज्यादा कश्मीर के संबंध में नहीं लिखा। तो बहुत सारी बातें हैं जो बाबर के द्वारा लिखी जानी चाहिए थी, वो बाबर ने नहीं लिखी। उसका कारण यही है कि बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला हिंदुस्तान को जानने के लिए, नहीं तो उसके विचार हिंदुस्तान के लोगों के संबंध में अलग होते। इसके अलावा बाबर ने लिखा है यहाँ मीठे खरबूजे नहीं है। तो भैया एक बार राजस्थान में आ जा, तो राजस्थान में तो घना ही खरबूजा भी है, तरबूज भी है और बढ़िया मीठे मीठे खरबूजे होते हैं। तो ये विचार भी बाबर के बदल जाते। इसके अलावा जैसा बाबर लिखता है कि यहाँ के जो कारीगर हैं उनमें कौशल नहीं है, यहाँ के लोगों में योग्यता नहीं है, कुशलता नहीं है। तो इस बात का खंडन एक दूसरी जगह से हो जाता है। जैसा बाबर लिखता है कि जब उसने आगरा में किले का अपना एक स्ट्रक्चर जब बनवाया, वहां निर्माण कार्य शुरू किया, तो बाबर लिखता है वहां प्रतिदिन 680 लोग, 680 कारीगर वहां कार्य किया करते थे और वो कारीगर हिंदुस्तान के ही थे। हालांकि ऐसा बाबर ने नहीं लिखा कि ये कारीगर हिंदुस्तान के थे, लेकिन बाबर ने जैसा पहले मेंशन किया है कि यहाँ कारीगर बहुत हैं, यहां पर संख्या बहुत है और यहाँ के जो कारीगर हैं, यहाँ के जो लोग काम करते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। मतलब किसी के पिता जो कार्य करते हैं उसका पुत्र भी आगे चलकर वही कार्य करता है, उसका पुत्र भी आगे चलकर वही कार्य करता है। तो उस समय तक भारत में यह बात सही है कि जातिगत व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और जो जिस वंश में जन्म लेता था, उस वंश का जो कार्य होता था, उसके आगे के वंशज भी वही कार्य करते थे। लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में सदियों से इस प्रकार की परंपरा नहीं रही। हमारे यहां जाति परंपरा नहीं रही। जाति का अर्थ होता है जय, जय यानी जन्म आधारित।
हमारे यहां जन्म आधारित व्यवस्था नहीं रही, हमारे यहां पर वर्ण आधारित व्यवस्था रही है। वर्ण आधारित व्यवस्था का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसका वो वर्ण समझा जाता था, जो जैसा कर्म करता था उस कर्म से उसकी पहचान होती थी। कि अगर एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति की अगर 4 संतान हैं और चारों संतानें अलग अलग कार्य कर रही हैं, तो उस कर्म के आधार पर उनकी अलग अलग पहचान होती थी। कि कोई अगर ज्ञान दे रहा है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण का मतलब यह नहीं कि उसने ब्राह्मण वंश में ही जन्म लिया हो, अगर वो ज्ञान दे रहा है तो वो ब्राह्मण वंश है, वो ब्राह्मण, उसका कर्म है ब्राह्मण, उसका वर्ण है ब्राह्मण। अगर वो शस्त्र धारण कर रहा है, अगर वो लोगों की रक्षा कर रहा है, तो उसका वर्ण है क्षत्रिय। तो हमारे यहां पर यह वर्ण व्यवस्था रही है। अगर कोई व्यक्ति वैश्य है, यानी व्यापार में उसकी बुद्धि अच्छी है, तो वो वैश्य वर्ण का हो गया। इसके अतिरिक्त कोई अगर साफ सफाई का कार्य कर रहा है तो वो शूद्र वर्ण का हो गया। कई बार आपने नोटिस किया है कि सुबह जब आप टॉयलेट में जाकर आते हैं तो जब तक आप नहा नहीं लेते या अपने हाथ नहीं धो लेते तब तक आप अशुद्ध रहते हैं। और घर वाले क्या कहते हैं, अब तो खैर बड़े हैं, लेकिन छोटे जब रहे होंगे तो घर वालों ने कहा होगा, अरे किसी चीज को टच मत करना। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए तुम अछूत हो, जब तक तुम नहा नहीं लेते या अपने हाथ नहीं धो लेते तब तक तुम अछूत रहोगे। तो हमारे यहां पर जो व्यवस्था रही थी वो वर्ण व्यवस्था रही थी, कर्म आधारित व्यवस्था रही थी। लेकिन बाद में यह विकार हमारे समाज में आया और यह कर्म आधारित व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था हो गई थी। और बाबर ने यहां पर यह लिखा है, यह बात ठीक है कि यहां पीढ़ी दर पीढ़ी ही लोग काम करते हैं, जिसके पिताजी जो कार्य करते आए हैं उसकी संतान भी वही कार्य करती है। और यहां के जो कारीगर हैं वो कुशल कारीगर थे, क्योंकि यहां के लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। हम जानते हैं कि अजमेर के जो शासक थे बीसल देव चौहान, उनके समय संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, बहुत गजब का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे, उनके समय 32 दुर्ग बनाए गए थे। मेवाड़ के अंदर 32 फोर्ट्स बनाए गए थे और उनका आर्किटेक्चर इतना गजब का है। क्या ये कारीगर बाहर से आए थे? नहीं, ये कारीगर यहीं के थे, लोकल कारीगर थे। आप कभी जाइए मेवाड़ में, राजसमंद जिले में जाइए राजस्थान के, वहां पर एक दुर्ग बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। जब आप उसको देखेंगे तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, कैसे इन भारी भारी पत्थरों को वहां पहुंचाया गया होगा, कैसे इनको तराशा गया होगा। यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत गजब का है। तो ये सब कारीगर यहीं के थे, इन कारीगरों में योग्यता थी, लेकिन शायद बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला इन लोगों के संबंध में जानने का। इसके अलावा बाबर जब भारत में आया तो पहली बार उसने हाथी को देखा और हाथी के बारे में लिखा कि ये बहुत बड़ा जीव है और अगर इसकी सूंड काट दी जाए तो ये जीवित नहीं रह सकता। मोर के बारे में लिखा और मोर के बारे में कहा बहुत गजब का ये पक्षी है। आम के बारे में लिखा कि ये भारत का सबसे अच्छा फ्रूट है। इसके अलावा भी बाबर ने जैसे राइनोसोरस है, गेंडा जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भी लिखा कि ये गेंडा इतना बड़ा जानवर है कि 3 भैंसों के बराबर ये एक जानवर है। तो खैर, उम्मीद करता हूं बाबर ने अपने शब्दों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के संबंध में जो बातें लिखी उनको उसी रूप में मैं आपको समझाने में सफल रहा हूंगा। बाकी कोई और नया विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।